हाँ भाई बच्चों, चलो थर्मोडायनेमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ चुके थे। हम बात कर रहे थे कि वेरियस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक क्यू, डब्ल्यू, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फाइंड आउट करना होता है अलग अलग प्रोसेसेस में। तो जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस से शुरुआत करते हैं हम, वो हमने पढ़ भी लिया और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की कि नंबर ऑफ एक्सपेंशन स्टेजेस बढ़ते हैं तो वर्क डन कैसे वेरी करता है, कंप्रेशन स्टेप्स बढ़ते हैं तो वर्क डन कैसे करता है। इन एनी केस इरिवर्सिबल वर्क इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क। बिटवीन टू स्टेट्स इरिवर्सिबल वर्क इज मोर देन रिवर्सिबल वर्क। ये एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एज ए नोट करके उसे भी लिखेंगे। नोट में चल रहा होगा अगला वाला पॉइंट। क्या पॉइंट? अब जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मली भी आ सकते हैं, और मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबली भी आ सकते हैं, इरिवर्सिबली भी आ सकते हैं। तो अगर वन ऑफ द पैरामीटर लाइक प्रेशर और वॉल्यूम फाइनल स्टेट पर सेम हो और सेम इनिशियल स्टेट से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट किए जाएं, तो फाइनल स्टेट इज सेम वेदर यू कम रिवर्सिबली और इरिवर्सिबली। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है स्टेटमेंट, बट बड़ा यूजफुल है ये। क्या? इफ both reversible and irreversible processes start, if both reversible and irreversible processes start from same initial state, then their end state is same. Then their end state is same if one of the parameters out of pressure or volume is same at final state. पढ़ो इस स्टेटमेंट को तो बात समझ में आएगी। अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस, आइसोथर्मल के लिए एप्लीकेबल है ये, एडियाबैटिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो इफ बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, देन देयर एंड स्टेट इज सेम इफ वन ऑफ द पैरामीटर आउट ऑफ द प्रेशर और वॉल्यूम इज सेम एट द फाइनल स्टेट। ये यूं कहना चाह रहे हैं, मान लो ये पीवी ग्राफ बनाएं, मान लो एक्सपेंशन लें, रिवर्सिबल एक्सपेंशन तो चलो ये हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस 1, 2 इस टाइप से। ये पी इनिशियल, वी इनिशियल, वी फाइनल, पी फाइनल। रिवर्सिबल के लिए जरा ध्यान दो, रिवर्सिबली स्टार्ट किया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला पाथ है, एक्सपेंशन हो गया, ये है रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक, अब यहीं से मान लो इरिवर्सिबली स्टार्ट करो, इनिशियल स्टेट सेम है, जो भी P1, V1 और T। आइसोथर्मल है तो T तो सेम रहेगा ही, तो इसका मतलब इनसे स्टार्ट किया। अब अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि इरिवर्सिबली आए, ये आ गए, तो एंड स्टेट वुड बी सेम, यहीं आके खत्म होगा इरिवर्सिबल भी, अगर फाइनल वॉल्यूम या फाइनल प्रेशर सेम रख दो। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मान लो P2 है, V2 है, और टेम्परेचर तो T रहना ही है, टेम्परेचर तो T रहना ही है। तो एक बात क्लियर है कि अगर सेम फाइनल वॉल्यूम है इरिवर्सिबली आने में, तो फाइनल प्रेशर भी सेम ही होगा। क्यों होगा? P1 V1 इज इक्वल टू nRT। अब अगर P2 V2 इज इक्वल टू nRT है, टेम्परेचर तो सेम रहना ही है, R तो है ही कांस्टेंट, सेम अमाउंट ऑफ गैस। फाइनल स्टेट पर अगर फाइनल वॉल्यूम सेम है फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, फाइनल वॉल्यूम रिवर्सिबल और फाइनल वॉल्यूम इरिवर्सिबल का अगर सेम मेंटेन किया हमने, तो फाइनल वॉल्यूम अगर सेम है तो फाइनल प्रेशर ऑल्सो विल बी सेम, चाहे रिवर्सिबली आओ या इरिवर्सिबली। तो इसका मतलब
रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का दोनों का फाइनल प्रेशर सेम होगा तो फाइनल स्टेट वुड बी सेम एंड स्टेट वुड बी सेम। मतलब रिवर्सिबली आओ या इरिवर्सिबली आओ, इफ वन ऑफ द पैरामीटर लाइक प्रेशर और वॉल्यूम एट द फाइनल स्टेट अगर सेम हो तो दोनों का एंड स्टेट सेम होगा। तो एंड स्टेट सेम होता है, याद रखना है, रिवर्सिबल में, आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक में ऐसा नहीं होता। एडियाबैटिक में टेम्परेचर भी वेरी करता है, तो फाइनल स्टेट पर अगर वॉल्यूम सेम भी रखो, रिवर्सिबली एडियाबैटिक आओ और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक आओ, तो भी उनकी एंड स्टेट सेम नहीं रहती। ये इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये बात हम फिर कहेंगे दोबारा जब हम बात करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस की, बट यहाँ भी इम्पोर्टेंट था। थोड़ी गहरी बातें हैं, थोड़ा इन्वॉल्व होगे देन यू विल अंडरस्टैंड, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो बच्चों ये थे पॉइंट्स। नाउ आइसोथर्मल प्रोसेस इज ओवर, हम समझ गए मोस्टली आइडियल गैसेस से हमें डील करना होता है। बाकी क्वेश्चन जैसे होंगे अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू सॉल्व। अच्छा, एक दो पॉइंट और भी हैं कि एज ए नोट करके, मान लो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि P वर्सेस V जो ग्राफ होता है उसका एरिया अंडर द ग्राफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन। ठीक है, बट फिर भी कई बार प्रोसेस एक जनरल प्रोसेस होता है तो वर्क डन जो होता है माइनस PdV होता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल में तो जनरल फार्मूला तो P एक्सटर्नल होता है। P एक्सटर्नल को एट एनी मोमेंट वी कैन टेक द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिवर्सिबल में, और P यदि फंक्शन दिया हुआ हो वॉल्यूम का, तो अगर इफ P इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, इफ P इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वॉल्यूम कुछ दिया हुआ हो, तो बस वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन जो भी फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है इनटू dV 1 to 2। और तीसरा ये पॉइंट है कि वर्क ऑलवेज अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, मूवेबल बाउंड्री पे। ये पिस्टन टाइप वर्क है, कंटेनर है, गैस कंप्रेस हुई, एक्सपैंड हुई, ये मूवेबल बाउंड्री अप और डाउन जाएगी तो वर्क मिलेगा। वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। कौन सी बाउंड्री? मूवेबल बाउंड्री। तो वर्क अपीयर्स एट द मूवेबल बाउंड्री ऑफ सिस्टम। सिस्टम की जो मूवेबल बाउंड्री है वर्क वहां अपीयर होता है। तो ये तो था आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ लेट अस टेक सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। यहां तक की बात नोट करो बच्चों। चलो एक सवाल लेते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट Q, W, डेल्टा U एंड डेल्टा H। ठीक है, फॉर द आइसोथर्मल एक्सपेंशन for the isothermal expansion of 1 mole of an ideal gas from the initial pressure one atmosphere to final pressure 0.1 atmosphere at 300 Kelvin. If process is carried out A, reversibly, B, irreversibly against a constant external pressure of 0.1 एटमॉस्फेयर। आर के टर्म्स में ही आंसर बतला दें। अच्छा
अच्छा क्वेश्चन होता है इस तरह के क्वेश्चंस। कॉन्सेप्चुअली हम रिवर्सिबिलिटी का भी वर्क डन कैलकुलेट करवा रहे हैं। चारों में से 2 पैरामीटर तो है ही सेम, और बाकी एक पैरामीटर भी आ गया, W कैलकुलेट कर लोगे तो Q भी आ ही जाएगा। आइसोथर्मल में तो पता है आइडियल गैसेस के लिए। करियो सॉल्व, स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट। क्या आंसर आया बोलो, देखो। कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो जीरो ही है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए, और डेल्टा एच भी जीरो है फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस। वो तो दोनों ही केस में जीरो होगा, ठीक है। और Q की वैल्यू -W के बराबर हो जाएगी। जरा ए देखें, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको पता है उसका वर्क डन का फॉर्मूला होता है रिवर्सिबल में, आइडियल गैस में -nRT ln V2/V1। वॉल्यूम तो ना दिए, प्रेशर के टर्म्स में देखें तो P1V1 = P2V2, तो यूं कह सकते हैं -nRT ln P1/P2। ध्यान देना, P1V1 = P2V2, वॉल्यूम में V2/V1 है और प्रेशर में P1/P2 है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, तो 1 मोल R इंटू टेम्परेचर इज 300, कांस्टेंट है, ln P1/P2 1/0.1। आपको ये पता है कि ln को log में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 का फैक्टर होता है, तो -300R इंटू 2.303 इंटू log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.3 ले लो तो कितना, 690R अप्रॉक्सीमेटली 2.3 ले लो, इसको चलेगा, लगभग ये वैल्यू आ गई। 3 3 9 3 दूनी 6, बिल्कुल 690R। सो दिस इज द वैल्यू। आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 ले लोगे, जूल में लोगे तो 8.314, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट योर आंसर। आ गया आंसर। और क्यू रिवर्सिबल भी अब आ जाएगा, कितना होगा, -W रिवर्सिबल, और वर्क डन तो एक्सपेंशन है तो माइनस आना ही था, तो ये +690R। इसका जरा आप बी पार्ट चेक करेंगे, क्या बोल रहे हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.1। अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला तो जब ही एप्लीकेबल होता है जब प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल हो। तो W इरिवर्सिबल वुड बी इक्वल टू -P एक्सटर्नल, जो कि कांस्टेंट है, इंटू डेल्टा V। P एक्सटर्नल 0.1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम V2 - V1। V2 को मतलब प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है, तो V2 PV = nRT, तो nRT/P2 -nRT1/P1। देखना, -0.1 एटमॉस्फेयर, nRT को बाहर ले लो तो 1/P2, फाइनल प्रेशर 0.1 ही है, -1 इनिशियल प्रेशर 1 था, इंटू nRT n1 इंटू R इंटू टेम्परेचर 300। 0.1 को अंदर ले जाओ तो 0.1 से ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 0.1 0.9, तो -0.9 इंटू 300R, 9 या 27 -270R। दैट्स इट, यही आंसर है, यही आंसर है, -270R। तो यहां से साफ दिखाई पड़ता भी है कि इरिवर्सिबल का वर्क ज़्यादा है, W रिवर्सिबल सर ज़्यादा कहें तो कम है, नहीं मैग्नीट्यूड कम है, बट वैल्यू की बात करें तो W इरिवर्सिबल इज मोर देन W रिवर्सिबल। आ गई बात समझ में? तो इरिवर्सिबल वर्क डन इज मोर देन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बात हम कह चुके हैं। अच्छा, एक बात ध्यान दो, यहाँ तो क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया इरिवर्सिबल प्रोसेस है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 0.1 एटमॉस्फेयर। कभी कभी क्वेश्चन कहता ही नहीं कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, खुद ही पहचानना पड़ता है आपको। तो उसकी पहचान के लिए 1-2 बातें ध्यान रखें।
कई बार बच्चों को ये संकट क्वेश्चन में रहता है कि मेंशन नहीं किया हुआ होता कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो उसकी पहचान बता दूं मैं आपको। एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस, यदि किसी प्रोसेस की इक्वेशन दी हुई है, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन दिया हुआ है या वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन दिया हुआ है या प्रेशर टेम्परेचर में रिलेशन दिया हुआ है, तो पक्का रिवर्सिबल प्रोसेस ही होगा। इरिवर्सिबल में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरा, अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कोई प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर एक्सपेंशन और कंप्रेशन आर बाई अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो प्रोसेस क्या होगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ये ध्यान में रखने वाली बात है। 2 बातें बताई मैंने, अपने तरीके से लिख भी लेना इनको। अगर P और V में या V और T में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है और स्मूथ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं उस इक्वेशन से, ये स्मूथ ग्राफ दिया हुआ है, तो वो पक्का रिवर्सिबल प्रोसेस है। और यदि स्मूथ ग्राफ नहीं है या नहीं ड्रॉ कर सकते या इक्वेशन नहीं दी, तो इरिवर्सिबल हो सकता है और हो जाएगा यदि एक्सपेंशन या कंप्रेशन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट या कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर द्वारा किया गया हो। ये पहचान है, ध्यान रखेंगे। Whenever question is saying that the expansion occurred against a constant external pressure या compression is done by the constant external pressure, तो पक्का वो प्रोसेस जो होगा that should be the irreversible process, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। At any moment system and surroundings pressure can be taken equal. Infinitesimal small changes are always there. और क्वेश्चन लेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के। पहले ये वाला क्वेश्चन लिख लें एक बार। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। हाँ देखो, जैसे ये एक जनरल क्वेश्चन है, भले ही आइसोथर्मल प्रोसेस का ये क्वेश्चन है नहीं, वो खुद ही पूछेगा क्वेश्चन आपसे। फाइंड वर्क डन इन जूल जूल में बताना है फॉर द प्रोसेस फॉर ये दिया हुआ है फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के एक दिया हुआ है कुछ प्रोसेस इस टाइप का। बच्चों ये दिया हुआ है प्रेशर वर्सेस 1/V का एक ग्राफ दिया हुआ है, स्मूथ कर्व स्ट्रेट लाइन है और ग्राफ दिया हुआ है, एग्जैक्ट ग्राफ दिया हुआ है, कोई स्मूथ कर्व दिया हुआ है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है। तो बताओ वर्क डन कितना होगा जूल में। नहीं, आइसोथर्मल शब्द मैंने नहीं लिखा है या नहीं है वो भी आपको फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकता इन क्वेश्चंस में नहीं होती। डू इट। क्या आंसर आया देखो जरा। SI यूनिट में ही कैलकुलेशन करनी है। पहली बात तो चेक करें कि प्रेशर वर्सेस 1/V है। कई बार ऐसा होता है बच्चे इसमें एरिया अंडर द कर्व निकाल देते हैं। नहीं भाई, एरिया अंडर द कर्व इज नॉट द वर्क डन हियर, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम नहीं है, ये प्रेशर वर्सेस 1/V है।
तो फिर एरिया अंडर द कर्व नहीं निकाल सकते। तो फिर तो हमें पता नहीं प्रोसेस कौन सा है। आइसोथर्मल है क्या, एक बार देख लें। आइसोथर्मल है तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आइडियल गैस तो दिया है। तो जरा देखें P1 V1 कितना है। तो प्रेशर फर्स्ट स्टेट पे ए पर कितना है 1 पास्कल इंटू वॉल्यूम 1/V की वैल्यू 1 है तो वॉल्यूम भी 1 ही हुआ। और P2 V2 कितना हो गया, प्रेशर है 1.5 इंटू वॉल्यूम 1/V की वैल्यू 2 है तो वॉल्यूम 0.5 हो गया। साफ दिखाई पड़ता है P1 V1 इज नॉट इक्वल टू P2 V2, नॉट इन ये कोई आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, नहीं है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, फिर क्या करें? फिर तो एक ही रास्ता बचता है, हमें पता है कि वर्क डन इन द रिवर्सल प्रोसेस इज इक्वल टू -P dV 1 to 2। और प्रेशर को फंक्शन फाइंड आउट कर लो, फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड आउट कर लो तो काम बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन है तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y फंक्शन मतलब प्रेशर, तो प्रेशर 1 इज इक्वल टू मान लो m इंटू 1/v प्लस सी, और दूसरा वाला 1.5 इज इक्वल टू m इंटू 1/v प्लस सी, कितना y सी m इंटू कोऑर्डिनेट्स सेटिस्फाई करने थे। नहीं, ये तो जनरल इक्वेशन हो गई, एक मिनट, वैल्यू जनरल इक्वेशन हो गई। तो जनरल इक्वेशन कैसी हो गई, y मतलब प्रेशर इज इक्वल टू m इंटू 1/v प्लस सी, ये हो गई। तो प्रेशर की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 1/v की वैल्यू 1 है तो m प्लस सी। दूसरी वाली इक्वेशन में क्या हो गई, प्रेशर है 1.5 इज इक्वल टू m इंटू 1/v की वैल्यू 2 है प्लस c। तो ज़रा घटाना, m की वैल्यू 0.5 आ गई और m की वैल्यू 0.5 रख दोगे तो c भी 0.5 आ गया। तो फिर यहाँ से इक्वेशन कितनी आ गई, p इज इक्वल टू 1/2v प्लस हाफ, यही हुई इक्वेशन। p और v में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया आपने, तो पॉइंट्स से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन। तो फिर तो क्या, फिर तो -1/2v प्लस हाफ इंटू dv 1 to 2, तो इज इक्वल टू माइनस हाफ को कॉमन ले लो, जरा 1/v का इंटीग्रल होता है ln v प्लस ये हो जाएगा v2 माइनस v1, इसकी भी लिमिट हो गई 1 to 2, माइनस हाफ और ले लो, और नहीं वॉल्यूम 1 से 2 नहीं है, 1/v की वैल्यू 1 से 2 है तो वॉल्यूम 1 से 0.5 हुआ तो ये 0.5 है, तो 0.5, और ये भी फाइनली हाफ v2 माइनस v1 0.5 माइनस 1। मैथमेटिकली ज़रा सॉल्व कर लो, माइनस हाफ ln 0.5/1 माइनस हाफ इंटू 0.5 माइनस में तो प्लस हो गया तो 0.25 हो गया, और ये भी हाफ ln 2 हो गया प्लस 0.25। तो देखना हाफ इंटू ln 2 मतलब ln 2 की वैल्यू 0.7 के आसपास ले लेते हैं, 0.693 प्लस 0.25 जूल, बस यही आंसर है, गुणा भाग कर लो। तो हाफ ln 2 प्लस 1/4, हाफ ln 2 प्लस 1/4, यस दिस इज द राइट आंसर। ये है जूल। लिमिट कैसे लगाई समझ गए ना, वॉल्यूम 1 था, 1 से यहाँ कितना हो गया 0.5 हो गया, 1/v की वैल्यू 2 है तो v की वैल्यू 0.5 हो गई। तो एक तरीके से ध्यान दो, 1/v बढ़ रहा है तो v घट रहा है, ये कंप्रेशन है, ओवरऑल कंप्रेशन प्रोसेस। और कंप्रेशन का वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो आ गया ना पॉजिटिव वर्क डन। तो जो आप सीख रहे हो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो ये एक अनदर क्वेश्चन था ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन तो इस तरीके से आपके सामने आते रहेंगे, अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। क्लियर?
तो इस तरीके से हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। हाँ, लेकिन ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं था, ये एक जनरल प्रोसेस था, और जनरल प्रोसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो हमने यहाँ पर सीख भी लिया। इसी तरीके से चीज़ों को सीखते जाएंगे, फिर डीपीपी शीट आपके लिए आसान होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद में लेट अस टॉक अबाउट आइसोबेरिक एंड आइसोकोहरिक प्रोसेस। वो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। फिर आएगा मेन प्रोसेस जिस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। पर उससे पहले सेकंड नंबर का प्रोसेस, ये फर्स्ट आइसोथर्मल तो हो गया। लेट अस टॉक अबाउट आइसोकोहरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस। नोट करो पूरी बात पहले। आइसोकोहरिक प्रोसेस। आइसोकोहरिक प्रोसेस का मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। थ्रू आउट का मतलब dV भी 0 है और डेल्टा V भी 0 है। अब dV भी 0 है तो जो वर्क डन है तो W तो 0 हो जाएगा माइनस PdV। तो माइनस P एक्सटर्नल dV 0 है, और dV 0 है तो वर्क डन तो 0 हुआ। वर्क डन 0 हुआ तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और W की वैल्यू 0 हो गई तो ये डेल्टा U इसी के बराबर हो गया। तो एक तरीके से Q की वैल्यू डेल्टा U के बराबर हो गई। उसको हम NCV डेल्टा T लिख सकते हैं इफ CV इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा यू हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये क्यूवी तो है, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये तो पहले से ही कह रहे हैं हम, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्यूवी इज इक्वल टू डेल्टा यू। और अगर हमें डेल्टा एच चाहिए तो भी क्या, आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा टी होता है फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए इट इज सिंपल टू कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच अगर टेम्परेचर डिफरेंस हमें पता हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो बड़ा आसान होता है। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में क्वेश्चन ने कहा आइसोकोहरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ऐसे होगा प्रोसेस। अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो 1 से 2 तो इसका मतलब ध्यान दो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है, तो PV इज इक्वल टू nRT से। N तो कांस्टेंट फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस, R तो एवर कांस्टेंट, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घटेगा। तो इसे क्या बोलोगे, कूलिंग बोलोगे। कौन सी कूलिंग, आइसोकोहरिक कूलिंग। आइसोकोहरिक कूलिंग कहलाएगा ये। तो प्रोसेस इज आइसोकोहरिक कूलिंग। अगर एरो ऊपर होता तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़ रहा होता। प्रेशर जब भी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीटिंग होता प्रोसेस में। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं कि बताओ ये हीटिंग है या कूलिंग का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, सिंपल होते हैं आइसोकोहरिक प्रोसेस में। इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट आइसोबेरिक प्रोसेस। ये बड़े सिंपल छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। इनका यूज बीच बीच में क्वेश्चन में आता है, बट हैं बहुत सिंपल। आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस वो नाम से मालूम पड़ रहा है। आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो प्रेशर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। मतलब dP भी 0 है और डेल्टा P भी 0 है। तो किसी भी मोमेंट पर, तो आप तो जानते हो कि हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H, और डेल्टा H को हम फाइंड आउट कर लेते हैं NCP डेल्टा T, अगर CP कांस्टेंट है तो। साथ ही साथ डेल्टा U की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं NCV डेल्टा T फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए तो हमेशा ये प्रोसेस एप्लीकेबल होते ही है, डेल्टा H एंड डेल्टा U के। और बाकी आपको पता ही है डेल्टा U इज इक्वल टू
प्लस क्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो W यहां से अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वर्क डन। वर्क डन बड़ा आसान होता है। वर्क डन कैसे? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, बट पी एक्सटर्नल पी गैस के बराबर होगा तो माइनस पी गैस, और वो भी कांस्टेंट होगा तो पी इंटू डेल्टा वी। आइसोबैरिक में पी एक्सटर्नल एट एवरी मोमेंट इज इक्वल टू पी गैस। कांस्टेंट है, बराबर ले लिया। आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो प्रेशर दिया हुआ हो डेल्टा वी से वी कैन फाइंड आउट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में प्रेशर कांस्टेंट रहना है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ग्राफ होगा इस टाइप से। मान लो ये 1 ये 2, तो एरिया अंडर द कर्व विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। देखो यहाँ एरिया अंडर द कर्व तो 0 ही है, इसलिए वर्क डन 0 था, इसलिए वर्क डन 0 था। यहाँ पर यही एरिया जो है, दिस इज एरिया अंडर द कर्व इज द वर्क डन। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ये हीटिंग है या कूलिंग? कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है 1 से 2 जाने पर तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीटिंग कहलाएगा। तो आइसोबैरिक हीटिंग कहलाएगा ये। सो दिस इज कॉल्ड आइसोबैरिक हीटिंग। तो ये था आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस। अब मेनली आने वाले हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। लिखो यहां तक की बात को पहले। Fourth process, adiabatic process. Adiabatic process, no heat exchange between system and surroundings. सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई हीट एक्सचेंज ना हो, मतलब Q की वैल्यू 0 और कैपिटल Q की वैल्यू 0, इनफाइनाइट समर स्मॉल चेंज भी 0 और टोटल चेंज भी 0। कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर आइडियल गैस है, फॉर एन आइडियल गैस, अगर आइडियल गैस है तो एक बात तो क्लियर है कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और Q तो 0 है ही, तो साफ दिखता है वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू है, डेल्टा यू तो हमेशा NCV T2 माइनस T1 होता है, प्रोवाइडेड CV इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। साथ ही साथ डेल्टा H भी अगर फाइंड आउट करना हो तो NCP T2 माइनस T1। CP की वैल्यू CV से हमेशा लार्ज होती है फॉर द गैसेज। आइडियल गैसेज के लिए तो मालूम भी है, डिफरेंस इज इक्वल टू R, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो एक तरीके से 4 ही पैरामीटर तो फाइंड आउट करने। Q 0 हो ही गया, डेल्टा U हम आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा H आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, W भी आई गया अगर T1 T2 नोन हो। इफ T1 एंड T2 आर गिवन इन क्वेश्चन, देन इट इज easy to calculate all 4 thermodynamic parameters for adiabatic process। फिर तो कुछ बचता ही नहीं।
बड़ी आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट केस जब फंसता है जब T1 या T2 में से कोई एक टेम्परेचर मिसिंग हो, तो मतलब इफ आइदर ऑफ T1 और T2 is missing, then our first task would be to calculate that missing temperature. अगर T1 T2 में से either of them is missing, then our first task would be to calculate that missing temperature. एक बार वो मिसिंग टेम्परेचर आ जाए तो फिर वापस से T1 T2 पता हो, टाइप ऑफ गैस दी हुई होगी, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए होंगे, ऑल द पैरामीटर्स कैन बी कैलकुलेट मीटिंग टेम्परेचर विच अगेन डिपेंड्स ऑन whether the process is reversible adiabatic और irreversible adiabatic। ध्यान दो, वो जो फाइनल टेम्परेचर आएगा T2, वो टेम्परेचर रिवर्सिबल एडियाबैटिक में अलग होगा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक में अलग होगा, सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब अब हमारा एनालिसिस दो भागों में बढ़ जाता है। अगर T1 T2 दिए हैं तो कुछ ना करना, सबसे आसान प्रोसेस यही हो गया एडियाबैटिक। सारे फॉर्मूले आपके सामने हैं, आप बस वैल्यू पुट करोगे, क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बट T1 या T2 में से कोई टेम्परेचर मिसिंग है तो फिर तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। और वो कैलकुलेट जब ही हो पाएगा जब आपको पता हो कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। जरा लिखियो ये सब बात, आएंगे फिर उस पर। चलो भाई बच्चों, लिखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फॉर आइडियल गैस, हम जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू रिवर्सिबल तो जीरो हो गई, क्यू मतलब और क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो। अब एक बात तो पता है आपको कि डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो बोलते ही हो आप। इनफाइनाइट स्मॉल चेन के लिए छोटा क्यू छोटा डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, क्यू तो जीरो है ही, और आइडियल गैस के लिए हम NCVDT लिख लेते हैं फॉर एन आइडियल गैस। कोई सा भी प्रोसेस हो, आइडियल गैस फॉर एनी प्रोसेस। पढ़ा चुके हैं इस बात को कि आइडियल गैस के लिए DU इज इक्वल टू NCVDT और DH इज इक्वल टू NCPDT फॉर एनी प्रोसेस। अच्छा, Q तो जीरो है ही, प्लस W माइनस PdV लिख लो। यहां से आप थोड़ा सा इसको अगर देखें तो जैसे ये Cp माइनस CV इज इक्वल टू R बोलते हो आप, और Cp अपॉन CV की वैल्यू गामा लेते हो। गामा इज पॉइसन्स रेशियो। तो यहां से अगर मैं Cp की वैल्यू गामा CV रख दूं तो गामा इंटू CV माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CV की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1। तो मैंने गामा के टर्म्स में रख ली, तो N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी गैसेस के लिए, क्योंकि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, इज इक्वल टू माइनस P की जगह PV इज इक्वल टू nRT, तो PV इज इक्वल टू nRT मतलब nRT अपॉन V dV। NR से NR कैंसिल आउट हुआ। अच्छा, यहाँ ये तो CV हो या DT भी तो आएगा इस तरीके से। अब T वाला टर्म एक साथ इधर ले आओ, तो DT अपॉन T इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1 dV अपॉन V। इंटीग्रेट कर दो इसको 1 से 2 तक,
रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात चल रही है सब। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात चल रही है। उसी से हमने क्यों रिवर्सिबल की वैल्यू 0 की है, तो ये W भी रिवर्सिबल है। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, 1/t का इंटीग्रल क्या होता है, ln T2/T1 इज इक्वल टू माइनस गामा माइनस 1। ये क्या हो गया, ln V2/V1। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लो तो मैं यूं भी लिख सकता हूं, माइनस एडजस्ट करोगे तो V1/V2 हो गया, और इसे पावर में ले आओ गामा माइनस 1, और ये था ln T2/T1। दोनों तरफ से log हटा दो, ln हटा दो, तो क्या बन गया, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा माइनस 1। यहां से देखो रिलेशन आया, T2V2 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों, टेम्परेचर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1 हर टेम्परेचर या हर स्टेट पर सेम है। स्टेट 1 हो या 2 हो या 3 हो या कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है। यहां से एक रिलेशन आ गया, क्या, TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये है इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। अच्छा, ये तो T और V में रिलेशन है। हम चाहें तो P और V में, P और T में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, PV इज इक्वल टू nRT तो हमेशा एप्लीकेबल है ही। तो मुझे TV में रिलेशन है और PV में चाहिए, तो T की जगह क्या रख दूं मैं, PV/NR इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो V की पावर गामा, NR तो कांस्टेंट मिल गया, तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक रिलेशन और आ गया, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, TV में रिलेशन आया गया, PV में रिलेशन आ गया, अभी P और T में बाकी है। तो P और T में बाकी है, तो P इंटू वॉल्यूम की जगह रख दो nRT/P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बाकी तो सब कॉन्स्टेंट है ही। यहां से रिलेशन निकल के आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मैं अगली स्क्रीन पर लिख देता हूं तीनों रिलेशन, टेम्परेचर वॉल्यूम में, प्रेशर वॉल्यूम में, टेम्परेचर प्रेशर में। ये आइडियल गैस के लिए है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये डेरिवेशन किया आपने, आपको तो ये फाइनल रिजल्ट जरूर याद रहने चाहिए। तो क्या रिलेशन, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और TP की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तीनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, सेम ही है। कोई प्रेशर टेम्परेचर में, तो कोई प्रेशर वॉल्यूम में, तो कोई टेम्परेचर प्रेशर में। एप्लीकेबल फॉर, ध्यान से देखना, फर्स्ट रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो तभी एप्लीकेबल है। और यहां बड़ा जोर शोर से लिख देना, नॉट एप्लीकेबल फॉर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। नॉट एप्लीकेबल फॉर इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इर्रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ये एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। एक बात ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि थर्मोडायनामिक्स कॉमन है फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, बट केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स में हम रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल दोनों ही प्रोसेस पढ़ते हैं। तो हमें सावधान रहने की जरूरत है केमिस्ट्री में कि प्रोसेस रिवर्सिबल है या इर्रिवर्सिबल। अकॉर्डिंगली पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, वर्क डन अलग अलग हो सकता है, एंड आंसर्स भी क्वेश्चंस के अलग अलग हो सकते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ केवल वो रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो तो यही प्रोसेस बताते हैं, यही इक्वेशन बताते हैं आइडियल गैसेस के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल। रिवर्सिबल शब्द भी नहीं यूज़ करते वो तो। एडियाबैटिक था, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, रुको रुको, एडियाबैटिक है भाई, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ तो यही फार्मूले हैं, इरिवर्सिबल की बात ही नहीं होती, वहाँ तो सोचना ही नहीं होता फिजिक्स में। एडियाबैटिक प्रोसेस है मतलब ये इक्वेशन अप्लाई करनी है, दैट्स इट, दैट इज इट। बट केमिस्ट्री में तो आपको चेक करना है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक है या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। आ गई बात समझ में? अब इससे क्या है, हम टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर, मान लो वॉल्यूम V1 V2 दिए हुए हैं तो अननोन टेम्परेचर वी कैन फाइंड आउट, प्रेशर P1 P2 दिए हुए हैं और टेम्परेचर T1 या T2 में से एक दिया हुआ है, तो ये वाली थर्ड वाली इक्वेशन वी कैन अप्लाई एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। गामा तो हमें पता होगा क्वेश्चन की, गैस की नेचर कैसी है, मोनोटॉमिक है या डायटॉमिक है, एटॉमिसिटी से पता होगा, मेंशन होगा क्वेश्चन में। तो ये इस तरीके से। अच्छा, वर्क डन कैसे निकालते थे? वर्क डन तो क्या था, W इज इक्वल टू डेल्टा U, यही तो था, N CV T2 माइनस T1। और N CV को आप कैसे लिखते तो N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1, और T2 को क्या लिखते हो, PV इज इक्वल टू NRT, तो P2 V2 अपॉन NR माइनस P1 V1 अपॉन NR, ऐसे भी तो लिख सकते हो आइडियल गैस के लिए। तो NR से ये NR कैंसिल, तो यहाँ से W एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। ये है एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क फार्मूला। सर ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में सेम आ जाएगा क्या फार्मूला, तो वर्क डन सेम वैल्यू हो जाएगी क्या? ना, रिवर्सिबल होगा तो P2 V2 की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, इरिवर्सिबल होगा तो P2 V2 की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी। फार्मूला ही तो देखने में सेम है, बट फाइनल P2 V2 जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी इन द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। सो दिस इज द वर्क डन इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एनी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए अप्लाइज टू बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों में ही एप्लीकेबल होता है। हमें तो बस P2 V2 P1 V1 दिए हुए हों, गामा पता होगा एंड वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन, या फिर यहीं से कैलकुलेट कर दो। टेम्परेचर T1 T2 पता हो तो क्या इश्यूज़ हैं, कुछ भी नहीं, क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। बस यहाँ ध्यान रखना है, सावधान रहना है, कॉशन रखना है, 11,000 वोल्ट का करंट ना लगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। सोच के आओ हम बिल्कुल सही कर आए, ऑप्शन भी मैच कर दिया, बट क्वेश्चन में पहचान ना पाओ कि कौन रिवर्सिबल है कौन इरिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल के अलग होते हैं फॉर्मूले, इरिवर्सिबल के अलग होते हैं। ये सब बात थी रिवर्सिबल प्रोसेस की। चलो बात करेंगे इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की। अगली स्क्रीन पर लेंगे, जरा यहाँ तक की बात नोट तो करियो। B, irreversible adiabatic process. Of course, we deal with the ideal gas. तो irreversible adiabatic process में again delta U is equal to Q plus W, और Q तो जीरो होना ही है, तो W भी irreversible लेंगे यहाँ। तो डेल्टा U मतलब N आइडियल गैस है तो T2 माइनस T1 ले सकते हैं, CV को कांस्टेंट मान लिया, माइनस W इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल DV, जिसको हम माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 ले लेते हैं, N CV T2 माइनस T1। तो यही फॉर्मूला है। अगर मान लो T2 मिसिंग है, जैसे हमने शुरुआत में कही थी, तो CV पता होगा, N पता होगा, एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ होगा, V1 V2 पता हो, V1 V2 ना पता हो तो भी कर लेंगे। कैसे, क्या पता प्रेशर के टर्म्स में दी हुई हो वैल्यू, तो N CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, और चूंकि आइडियल गैस है तो PV इज इक्वल टू NRT, तो PV तो NR T2 अपॉन P2 NR T1 अपॉन P1। इन दोनों इक्वेशन से इफ नीडेड
we can find T2 from these expressions. इन एक्सप्रेशन से हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, बट ये सभी एप्लीकेबल फॉर किसके लिए एप्लीकेबल हैं? एक तो आइडियल गैस के लिए, फॉर फर्स्ट आइडियल गैस, सेकंड इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल में अप्लाई नहीं होंगे, रिवर्सिबल में रिवर्सिबल वाले, इररिवर्सिबल में इररिवर्सिबल वाले, इंटरचेंजेबल नहीं हैं ये। नॉट एप्लीकेबल फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इररिवर्सिबल में ये अप्लाई होंगे ही नहीं। आगे बात समझ में? तो चलो इन फॉर्मूलों को लगाते कैसे हैं, कैलकुलेशन कैसे करें। लेट अस टेक वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम, सवाल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। देखो यहां तक की बात, एक क्वेश्चन का डेटा ये है, क्वेश्चन लो और लेट अस सॉल्व। टू मोल of a triatomic non-linear ideal gas is subjected to an adiabatic process from initial temperature initial temperature 300 Kelvin and 16 atmosphere pressure to a final pressure of 1 atmosphere. Calculate the work done. Calculate the work done if the process is first reversible, second irreversible and expansion हुआ है ना, हाँ, occurred against a constant external pressure of 1 atmosphere. आर के टर्म्स में ही आप आंसर बतला दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रिवर्सिबल में वर्क डन के पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, कई तरह के कंफ्यूजन्स यहाँ आ सकते हैं। आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर बताओ, और जब भी रिवीजन करना हो तो ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करना। CVCP क्या होंगे? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस दिया है, वो टेबल बताई थी हमने जब हम मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे। वहाँ से ये वैल्यू याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए। डू इट।
हाँ भाई, क्या आंसर है बताओ। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व किया करो, 3-4 मिनट लगे तो लगाया करो, फिर वापस आया करो। मैं तो 3-4 मिनट वेट नहीं करूँगा। खैर देखो इधर 2 मोल n इज इक्वल टू 2 मोल दिया हुआ है। ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर मतलब SO2 ओजोन टाइप की गैस है, और उसके लिए CV होता है 3R और CP होता है 4R। जरूरत पड़ने पर गामा की वैल्यू 4/3 होती है। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन, 16 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक प्रेशर लेके आए। फाइनल टेम्परेचर नहीं पता। ठीक है, फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो रिवर्सिबल का वर्क डन क्या होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस करो सॉल्व। पहला पार्ट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में W रिवर्सिबल कैसे फाइंड आउट कर लें? तो W रिवर्सिबल का फॉर्मूला, पहले तो टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए ये था डेल्टा U इज इक्वल टू n CV T2 माइनस T1। और T2 पता तो चले, तो T2 फाइंड आउट करने का तरीका था क्या? मुझे प्रेशर का डेटा दिया हुआ है P1 P2, बिल्कुल P1 P2, और एक टेम्परेचर दिया हुआ है, तो T और P में रिलेशन क्या था? T P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही था। तो इसका मतलब T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। ये कैसे लिखा है तो समझते हो ना? 2 बार अप्लाई कर दो इक्वेशन को, फिर T2 अपॉन T1 ये आ जाएगा। T2 यू हैव टू फाइंड आउट, T1 300 केल्विन, प्रेशर P1 16 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस गामा 4/3 अपॉन 4/3। जरा यहाँ से देखना तो क्या वैल्यू हो गई? T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 16 की पावर कितना? -1/3 -1/3 -4/3 -1/4 -1/4 2 की पावर 4, तो 1/2 150 केल्विन। तो इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर घटेगा, तो फाइनल टेम्परेचर घटना भी चाहिए। एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बढ़ रहा है, तो डेल्टा U जो है नेगेटिव है, और डेल्टा U नेगेटिव है तो टेम्परेचर घटना ही चाहिए आइडियल गैस के लिए, बिकॉज U इज द फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। हालांकि इस बात को भी अलग से बताएंगे। आ गया टेम्परेचर, अब कौन रोक लेगा? अब तो वर्क डन कैलकुलेट कर लो। तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू व्हाट? तो कैलकुलेट द वर्क डन पूछ रहे थे। डेल्टा U N 2 मोल, CV 3R, T2 माइनस T1, T2 मतलब 150 माइनस T1 300, 6 15 150 इंटू 6 माइनस 900 R। दैट्स इट, यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। अच्छा, माइनस क्यों आया? एक्सपेंशन है ना, और एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। तो अगर W वर्क डन लिखोगे सिंपली तो माइनस 900 R, और यदि शब्दों में लिखोगे वर्क डन बाय द गैस तो फिर 900 R ही लिखोगे, माइनस साइन नहीं लगाओगे। अंडरस्टूड? तो ये था पहला पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, कमिंग टू द सेकंड पार्ट, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट एक्सपेंशन कराया है, टेम्परेचर यहां भी चाहिए, तो हमें पता थी ये बात। कौन सी? डेल्टा U इज इक्वल टू W इररिवर्सिबल, और फॉर्मूला क्या था? N CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल। याद है वो फॉर्मूला? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। कैलकुलेशन थोड़ा सा केयरफुली करें, जरा देखना। N 2 मोल, CV R अपॉन गामा -1, गामा मतलब 4/3 -1, बल्कि CV की वैल्यू 3R है, डायरेक्टली 3R ही रख लो। 3R T2 माइनस T1 300 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल माइनस 1 एटमॉस्फेयर। NR T2 2 इंटू R T2 वी हैव टू फाइंड आउट अपॉन प्रेशर फाइनली कितना है? P2 1 माइनस 2R
इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन P1 16 एटमॉस्फेयर। कैलकुलेशंस करोगे तो 2R से ये 2R पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 3T2 माइनस 900 इज इक्वल टू माइनस T2 प्लस 300 बटा 16, 75, 4 चौक 16, 4 75/4, 75/4 यही हुआ, 4 चौक 16 और 4 75, 75 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4T2 इज इक्वल टू 900 प्लस 75/4। तो इसका मतलब T2 की वैल्यू हो गई 225 प्लस 75/16, 16 पंजे 80, 5 केल्विन से थोड़ा सा कम, तो ये वैल्यू आ जाती है लगभग 229.67 केल्विन, अप्रॉक्सीमेटली 230 केल्विन ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 230 केल्विन है। तो देखो फाइनल टेम्परेचर जो है वो इररिवर्सिबल एडियाबैटिक में रिवर्सिबल एडियाबैटिक से डिफरेंट आया है। भले ही फाइनल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर सेम है दोनों के लिए, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक आओ और इररिवर्सिबल एडियाबैटिक आओ, फाइनल स्टेट इज नॉट सेम इवन दो वन ऑफ द पैरामीटर लाइक प्रेशर और वॉल्यूम इज सेम एट द फाइनल स्टेट। ये वही पॉइंट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हम आइसोथर्मल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक नोट करके लिखा था कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड इररिवर्सिबल आइसोथर्मल इनिशियल स्टेट अगर सेम हो, वहाँ से स्टार्ट हो और फाइनल वन ऑफ द पैरामीटर को सेम रखा जाए प्रेशर वॉल्यूम में से, तो देयर एंड स्टेट इज ऑल्सो सेम। एडियाबैटिक में ऐसा नहीं होता, फाइनल टेम्परेचर इज नॉट सेम। फाइनल टेम्परेचर 150 केल्विन था रिवर्सिबल में और इररिवर्सिबल में 230 केल्विन है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज मोर फॉर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस देन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बनता है। आ गया तो फिर वर्क डन कैलकुलेट कर लो। ये रहा W इररिवर्सिबल इज इक्वल टू NCV/T2 माइनस T1। बस T1 T2 मिल जाए तो बस कहने क्या है, 2 × 3R T2 230 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली माइनस 300 केल्विन, 7 छंग 42 माइनस 420 केल्विन 720 R। दैट्स इट, यही आंसर है। एक आंसर तो ये रहा और दूसरा आंसर ये, पहला आंसर ये था। इसका मतलब रिवर्सिबल का वर्क इररिवर्सिबल का वर्क डन हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्सिबल से। माइनस 420 R इज ग्रेटर देन माइनस 900 R, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, तो माइनस 420 R इन टर्म्स ऑफ विद साइन हम बोलेंगे कि माइनस 1 इज ग्रेटर देन माइनस 2। हाँ, मैग्नीट्यूड में रिवर्सिबल का वर्क डन इज मोर देन इररिवर्सिबल वर्क डन। ये क्वेश्चन का जो आंसर है अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिवीजन में जरूर रखें, रिवाइज मतलब जब भी रिवीजन करें तो ये वाला क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व कर लें, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। क्लियर? नोट करो बच्चों। तो इस तरीके से ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस का क्वेश्चन था जिसमें हमने कैलकुलेशन की, वर्क डन वगैरह कैलकुलेट कर लिया। आप चाहते तो बाकी के पैरामीटर्स भी कैलकुलेट कर सकते थे। चलो एक और सवाल लेते हैं, इस बार कंप्रेशन का क्वेश्चन लें। एक्सपेंशन तो हमने आइसोथर्मल में भी देख लिया, एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक के कंप्रेशन का क्वेश्चन देखें तो कंप्रेशन के क्वेश्चन का डेटा चलो ये लेते हैं। लेट अस सी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। लेट अस सी। बिल्कुल सिमिलर डेटा ही लेते हैं। 2 मोल ट्राई एटॉमिक, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन इससे पहला वाला। नॉन लीनियर आइडियल गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। इस बार बिल्कुल सिमिलर डेटा, कहां से कहां, 1 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन से 16 एटमॉस्फेयर पे कन्वर्ट कर दिया। देखो एक्सपेंशन में 16 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पे एक्सपेंशन कराया था। 16 एटमॉस्फेयर
फाइनल प्रेशर, फाइंड वर्क डन, फर्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस, इफ लगा दो, इफ, सेकेंड इररिवर्सिबल प्रोसेस if P external is equal to solar atmosphere and this has been constant. कंप्रेशन करा रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर सोलर एटमॉस्फेयर मेंटेन किया आपने इररिवर्सिबल लेते हुए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आपका हाथ थोड़ा और साफ हो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन में वही डेटा है, सब कुछ सिमिलर है। 2 मोल ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस है, आपको बताना है कितना रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन हुआ, कितना इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन होगा। अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो कंप्रेशन करा रहा है सेकंड वाले पार्ट के लिए, इट वाज 16 एटमॉस्फेयर। सॉल्व इट, जैसे मैंने सॉल्व किया था, लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व, डू इट। हाँ भाई, देखें क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट, 2 मोल है, एन की वैल्यू 2 मोल, Cv वापस से वही 3R, Cp वही 5R 4R एंड गामा इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। ए पार्ट, फर्स्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है इस बार। ठीक है, तो फिर जब तक फाइनल टेम्परेचर ना पता चलेगा अटक जाएंगे। तो एक काम करें, फाइनल टेम्परेचर के लिए वापस से प्रेशर P1 P2 पता है, टेम्परेचर T1 पता है, तो T2 निकालना है। तो T P की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वही तरीका, क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, प्रैक्टिस करवा रहे हैं बस आपसे। तो T2 अपॉन T1 300 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, P1 है 1 अपॉन P2 16 की पार 1 माइनस 4/3 अपॉन 4/3। सॉल्व करोगे तो T2 इज इक्वल टू 300 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 4 और ये हो गया -1/4। तो एक तरीके से 1/2 आ गया कि पावर -1, तो 2 पर आ गया, तो 600 केल्विन हो गया। टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मतलब कंप्रेशन में हीटिंग होती है। एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब हीटिंग। तो फिर तो वर्क डन आ गया ना। फिर तो वर्क डन कितना, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू N CV T2 माइनस T1। यही तो होता है, N 2 मोल, CV 3R, T2 300, 600 माइनस 300, 3 और 3 दूनी 6 और 3 1800 R। दैट्स इट, यही आंसर हुआ। सेकंड पार्ट पे आओ, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अगर इररिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन की बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखना, इररिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में नहीं, ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर तो ये होगा कि डेल्टा U इज इक्वल टू W इररिवर्सिबल, और ये आता है N CV T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, वही फॉर्मूला NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। फॉर्मूलों का ध्यान रखना समझते हुए लॉजिकली। अब N तो 2 इंटू 3R T2 माइनस T1, T2 तो पता नहीं, T1 300 था, माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर तो 1 एटमॉस्फेयर हो गया। नहीं, कंप्रेशन है 16 एटमॉस्फेयर। और NR T2, NR मतलब 2 इंटू R, T2 पता नहीं, अपॉन P2 फाइनल प्रेशर 16 रख दिया, हो गया माइनस
2r इंटू T1 300/1, यही था इनिशियल। करेक्ट। जरा सॉल्व करियो। 2r पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया, तो देखना 3T2 माइनस 900 इज इक्वल टू माइनस 16 से 16 कैंसिल माइनस T2 प्लस 16 इंटू 300, तो इसका मतलब 3T2 4T2, तो T2 इज इक्वल टू 225 प्लस 4 से डिवाइड करो तो 4 इंटू 300 1200 1425। हीटिंग हो गई, हीटिंग तो होनी थी। फाइनल टेम्परेचर अगेन इरिवर्सिबल का ज़्यादा है रिवर्सिबल से। ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि सेम इनिशियल स्टेट से अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन करा रहे हो या इरिवर्सिबल एक्सपेंशन या कंप्रेशन करा रहे हो, फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज मोर फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल का वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो कितना, वही NCV/T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू बस डिफरेंट है, तो N 2 मोल 3R। व्हाट इज T2? 1600 1425 माइनस 300 6R इंटू कितना 1125, तो 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 और 1 7 और 6R। वर्क डन ज़्यादा हुआ है कंप्रेशन में और ज़्यादा ही होता है एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो। वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज मोर देन रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से कई कंक्लूजन्स ड्रॉ होते हैं, वो कंक्लूजन्स हम बात करेंगे। पहले यहाँ तक की बात पूरी लिखो, जरूरत पड़े तो इन क्वेश्चन को दोबारा फिर प्रैक्टिस करो। एडियाबैटिक प्रोसेस आउट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टडी। नोट करें पूरी बात को।